अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये पाकिस्तान बनने से पहले की बात है। रेलवे के महकमा में स्पेशल टिकट चेकिंग स्टाफ की भर्ती हो रही थी। इंटरव्यू के लिए आने वाले उम्मीदवारों की तादाद असामियों से कहीं ज़्यादा थी। अकाउंट ऑफिसर कमरे से बाहर निकले, पहले तमाम उम्मीदवारों को एक कतार में खड़ा किया, फिर हुक्म दिया कि मुसलमान उम्मीदवार एक तरफ हो जाएं। जब मुसलमान अलहदा खड़े हो गए तो ऐलान किया कि गैर मुस्लिम जा सकते हैं। भर्ती मुकम्मल हो गई है। अंग्रेज़ का दौरे हुकूमत था, एक ववेला मच गया था। हिंदुस्तान के सूबे यूपी में जहां यह ड्रामा खेला गया था, हिंदू प्रेस ने ज़बरदस्त दारियाँ लिखी और तहकीकात का मुतालबा किया, मगर नतीजा कुछ ना निकला। अकाउंट ऑफिसर ने मुसलमान उम्मीदवारों की भर्ती का जवाज़ ये पेश किया कि इस महकमे में मुसलमानों की तादाद बहुत कम है और अब जो भर्ती की गई है इससे इनका कोटा मुकम्मल हो गया है। ये अकाउंट ऑफिसर गुलाम मोहम्मद थे, जो बाद में गवर्नर जनरल बने। गुलाम मोहम्मद दूसरी जंग अजीम के दौरान हुकूमत हिंद के वार सप्लाईज डिपार्टमेंट में ज्वाइंट सेक्रेटरी थे। बाज़ औक़ात सूरत हाल ख़तरनाक हो जाती थी, मगर वार सप्लाईज का शोबा इतना अहम था कि गुलाम मोहम्मद जैसा बर्क रफ्तार सिविल सर्वेंट ना सिर्फ गवारा बल्कि नागुज़ेर था। दूसरी जंग अजीम के खात्मे के बाद उनकी शोहरत उन्हें हैदराबाद ले गई, जहां उन्होंने रियासत के वज़ीर ख़जाना का मनसब संभाला और न सिर्फ रियासत के माली अमूर बल्कि सियासत में भी अहम किरदार अदा करते रहे। सन 1946 में अबूरी हुकूमत में मुस्लिम लीग की शमूलियत के मौका पर उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को मशवरा दिया कि वो वज़ारत ख़जाना अपने पास रखें, और फिर लोगों ने देखा कि यह मशवरा कितना मुफीद था। हिंदुस्तान तकसीम हुआ तो गुलाम मोहम्मद टाटा इंडस्ट्री से मुंसलिक थे, जहाँ इनकी तनख्वाह 10,000 रुपये माहवार थी। गुलाम मोहम्मद ने मोहम्मद अली जिन्ना की दावत पर 3,000 रुपये माहवार के ओज़ पाकिस्तान की वज़ारत ख़जाना का कलमदान संभाल लिया। क्या में पाकिस्तान के बाद इन्हें पाकिस्तान का पहला बजट पेश करने का एजाज़ हासिल हुआ। उनके पहले ही बजट से पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल में बेहतरी आई और मोहम्मद अली जिन्ना ने इनके इंतखाब पर फ़ख्र महसूस किया। अकबर मलिक ने अपनी किताब कहानी एक कौम की में लिखा है कि जब ख्वाजा नाज़िमुद्दीन और इनके दीगर रफ़क़ाए कार ने गुलाम मोहम्मद को गवर्नर जनरल के ओहदे का हलफ दिलाया तो इस वक्त गुलाम मोहम्मद की सेहत जवाब दे चुकी थी। वो अक्सर बीमार रहते, फालिज के हमले ने उन्हें चिड़चिड़ा कर दिया था। वो अपना बेशतर वक्त अपनी एक गैर मुल्की सेक्रेटरी मिस रोथ बोरल के साथ गुजारते। उसके बावजूद इनको इक़्तिदार की शदीद भूख और प्यास थी। अपने मकासद के हसूल के लिए वो खुदगर्जी, हर धर्मी, धौंस और धांधली समेत हर किस्म का हरबा इस्तेमाल करने की सलाहियत रखते थे। जिन लोगों ने उनके साथ वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली खान की काबीना में काम किया था, उन पर गुलाम मोहम्मद के किरदार के ये सब पहलू रोज़ रोशन की तरह यहाँ थे। ये सब कुछ जानते बूझते हुए भी उन्हें बिस्तर लालच से उठाकर गवर्नर जनरल की कुर्सी पर बैठाया गया, तो ये एक ऐसी गलती का इर्तिकाब था जिसका खमियाजा पाकिस्तान आज तक भुगत रहा है। नाज़िमुद्दीन का ख्याल था कि बीमारी की वजह से गुलाम मोहम्मद ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहेंगे और महज बराए नाम गवर्नर जनरल होंगे, लेकिन ख्वाजा नाज़िमुद्दीन का यह ख्याल गलत साबित हुआ और गुलाम मोहम्मद नहायत ही सख्त जान निकले। नाज़िमुद्दीन का ख्याल था कि गुलाम मोहम्मद जल्दी अपनी बीमारी की वजह से दुनिया से रुखसत हो जाएंगे, लेकिन यह सख्त जान शख्स मरने से इनकार करता रहा। जब लियाकत अली खान पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म थे तो बरतानवी पार्लिमानी रवायत के मुताबिक सरबराह ममलिकत ख्वाजा नाज़िमुद्दीन महज एक नुमाइशी सरबराह थे और तमाम अख्तियारात का मंबा वज़ीर-ए-आज़म की ज़ात थी। लेकिन जब गुलाम मोहम्मद गवर्नर जनरल बने तो उन्होंने तमाम बरतानवी रवायत को बिलाए ताक रख दिया और कारोबार हुकूमत में वज़ीर-ए-आज़म के इख्तियारात में मुदाखलत करने लगे। सन 1952 में मुल्क में कहत का सस्मा पैदा हुआ, जिसके बाद अवाम ने उन्हें कायदे मिल्लत का खिताब अता किया। कुछ लोग उनकी खुशखोरी की वजह से उन्हें ख्वाजा हाज़िमुद्दीन कहने लगे। जनवरी 1953 में कराची के तलबा सरापा एहतजाज बन गए और पुलिस फायरिंग से कई तलबा शदीद हो गए। अगले ही महीने लाहौर में खत्म नबूवत की तहरीक ने जोर पकड़ा और खूनरेज़ फसादात की वजह से शहर में मार्शल लॉ नाफिज करना पड़ा, जिसके मौरिक सेक्रेटरी महकमा दिफा मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा थे। इधर मशरक़ी पाकिस्तान में उर्दू के साथ साथ बंगला को कौमी ज़बान का दर्जा देने के सिलसिले में लसानी तनाज़ा जड़ पकड़ गया। ये वो वक्त था जब गुलाम मोहम्मद, मुश्ताक अहमद गुरमानी, चौधरी मोहम्मद अली और मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा इस कदर ताकत पकड़ चुके थे कि नहायत ही अहम फैसले वज़ीर-ए-आज़म को इत्तला दिए बगैर कर लिए जाते थे। अकबर मलिक के मुताबिक ये सूरत ख्वाजा नाज़िमुद्दीन के लिए बड़ी परेशान कुन थी। अप्रैल 1953 के वस्त में उन्होंने अपनी काबीना के चंद अरकान से, जिन पर उनको बहुत एतमाद था, मुशावरत की। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने उनको बताया कि काबीना के कुछ वजीर इनको वज़ारत उज़्मा से हटाने की साजिश कर रहे हैं और गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद इस साजिश में पेश हैं। उस मजलिस मुशावरत में यह तय पाया कि मलका बरतानिया को फौरी तौर पर दरखास्त की जाए कि वो गुलाम मोहम्मद को गवर्नर जनरल के ओहदे से अलहदा कर दें। पाकिस्तान में उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बतौर अबूरी आइन के नाफिज था और इसकी रूह से मलका बरतानिया ही गवर्नर जनरल को बरतरफ करने की मिजाज थी। ख्वाजा नाज़िमुद्दीन ने काबीना के जिन अरकान से मुशावरत की थी उनमें वज़ीर ख़जाना चौधरी मोहम्मद अली भी शामिल थे, जिन पर वज़ीर-ए-आज़म के बेशुमार ज़ाती एहसानात थे, मगर उन्होंने इन एहसानात का पास न रखते हुए ये राज गुलाम मोहम्मद के कानों तक पहुँचा दिया। गुलाम मोहम्मद ये इत्तला पाकर आपस से बाहर हो गए। इन्होंने 17 अप्रैल 1953 की शाम ख्वाजा नाज़िमुद्दीन और इनकी काबीना को गवर्नर जनरल हाउस बुलाकर पहले इनसे इस्तीफे तलब किए।
मगर जब जफरुल्लाह खान के अलावा कोई भी मुस्तफ़ा होने पर आमादा नजर न आया तो उन्होंने अपने अख्तियारात इस्तेमाल करते हुए ख्वाजा नाज़मुद्दीन और इनकी कबीना को बरतरफ कर दिया। ये वो स्याह दिन था जब पहली मरतबा ब्यूरोक्रेसी के एक नुमाइंदे ने एक सियासतदान का तख्ता उल्टा था। इसी रात अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर मोहम्मद अली बोगरा ने, जो उन दोनों पाकिस्तान आए हुए थे, पाकिस्तान के तीसरे वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हलफ उठा लिया। अकबर मलिक ने लिखा, मोहम्मद अली बोगरा मुमकिन है वजारत खारजा के अमूर के माहिर हों, मगर वो हरगिज़ वज़ीर-ए-आज़म बनने के काबिल नहीं थे। शुरू में वो गुलाम मोहम्मद के नहायत इताअतगुज़ार और वफादार रहे। वो जब भी ज़ादाना तौर पर फैसले करने की जिसारत करते तो गुलाम मोहम्मद बरहम हो जाते। इस सूरत से निमटने के लिए मोहम्मद अली बोगरा ने एक ऐसे वक्त में जब गवर्नर जनरल वफाकी दारुल हुकूमत से दूर एबटाबाद के मुकाम पर आराम कर रहे थे, रातों रात असम्बली से एक ऐसा बिल मंजूर करवा लिया जिसकी रूह से गवर्नर जनरल के उन इख्तियारात को ख़त्म कर दिया गया था जिसकी मदद से वह मरकज़ी काबीना को बरतरफ कर सकते थे। उधर मोहम्मद अली बोगरा को पैगाम भेजा गया कि वो फ़ौरन वतन वापस पहुँचें। 24 अक्टूबर 1954 को गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने दस्तूर साज असम्बली को तोड़ने और मुल्क में हंगामी हालत नाफिज करने का ऐलान किया तो उनके इस इक़दाम को मुल्क के बहुत से सियासतदानों ने खैर मुकदम किया, मगर असम्बली के स्पीकर मौलवी तमीज़ुद्दीन ने इस फैसले को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला किया। टूटने वाली असम्बली दो हैसियतों की मालिक थी, वह दस्तूर साज असम्बली भी थी और कानून साज असम्बली भी। उसकी अवलीन हैसियत में मौलवी तमीज़ुद्दीन उसके सदर थे, जबकि दूसरी हैसियत में वो इसके स्पीकर थे। 11 नवंबर 1954 को चीफ कोर्ट ने गवर्नर जनरल के फरमान के खिलाफ दरख्वास्त मंजूर कर ली। तमाम मौलवी तमीज़ुद्दीन को अपने इरादे को अमली जामा पहनाने में सख्त दुश्वारी का सामना करना पड़ा। यहाँ तक कि अदालत तक पहुँचना भी उनके लिए बड़ी मुश्किल साबित हुआ, क्योंकि खुफिया एजेंसियां इनकी नकल हरकत की निगरानी कर रही थी। मजबूरन उन्होंने अपने क्यामगिया के पिछले दरवाजे से बुरका ओढ़कर रिक्शे के जरिए कोर्ट पहुंचने का फैसला करना पड़ा। उनके वकील मंजर आलम को अदालत के दरवाजे पर ही अदालती तहवील में ले लिया गया। अगर सिंध चीफ कोर्ट के उस वक्त के डिप्टी रजिस्ट्रार रोशन अली शाह, जिनके साहबजादे सजाद अली शाह बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, हिम्मत का मुजाहरा न करते तो मौलवी तमीज़ुद्दीन के लिए अदालत में अपनी पिटीशन पेश करना भी मुश्किल होता। मौलवी तमीज़ुद्दीन के पास मुकदमे के अखराजात के लिए रकम भी नहीं थी, मगर उनके वकीला ने फीस नहीं ली। 27 मार्च 1955 को गवर्नर जनरल पाकिस्तान जनाब गुलाम मोहम्मद ने मुल्क में हंगामी हालत का ऐलान करके वसी इख्तियारात संभाल लिए। गवर्नर जनरल ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कुछ तरामीम भी की, जिनके जरिए उन्हें पाकिस्तान के आइंदा साल के बजट मंजूर करने, मगरबी पाकिस्तान के तमाम सूबों को मुत्तहिद करके एक सूबा बनाने और मशरकी बंगाल का नाम मशरकी पाकिस्तान रखने का इख्तियार हासिल हो गया। उनके अलावा मुल्क का नया इंतजार करने और उससे मुतल्लिका दूसरे मसाइल तय करने के इख्तियार भी गवर्नर जनरल ही को हासिल हो गए। 10 मई 1955 को फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर की सरबराही में फेडरल कोर्ट की मुकम्मल बेंच ने कसरत राय से चीफ कोर्ट के इस फैसले को कालादम करार दे दिया, जिन्होंने दस्तूर साज असम्बली की बहाली के सिलसिला में सुनाया था। फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर, जस्टिस रबू साले मोहम्मद अकरम, जस्टिस मोहम्मद शरीफ और जस्टिस एस ए रहमान ने बास कानूनी अभाम का दानस्ता या नादानस्ता सहारा लेते हुए गवर्नर जनरल के असम्बली तोड़ने के हुक्म को बरकरार रखा, जबकि बेंच में शामिल 5वें जज ने अपने साथी जजों से इत्तेफाक नहीं किया और अपने तवील इख्तिलाफी नोट में लिखा कि गवर्नर जनरल को असम्बली तोड़ने का इख्तियार हासिल नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का मज़कूरा फैसला पाकिस्तान में जमहूरियत के इस्तेकाम और पार्लियामेंट की बिलादस्ती के इरफा मकासद के लिए ज़हर कातिल का दर्जा रखता है। इस फैसले के सियासी होने के ज़मन में सबसे अहम शहादत किसी और ने नहीं बल्कि खुद चीफ जस्टिस मोहम्मद मुनीर ने ही फराहम की। इन्होंने अपने रिटायरमेंट पर लोअर बार एसोसिएशन से खिताब करते हुए 22 अप्रैल 1960 को इतराफ़ किया था कि फेडरल कोर्ट का फैसला हालात के दबाव का नतीजा था और ये कि सिंध चीफ कोर्ट ने असम्बली की बहाली का जो हुक्म दिया था, उस हुक्म पर हुकूमत को खून खराबे के बाद ही अमल दरामद पर मजबूर किया जा सकता था। गुलाम मोहम्मद की जिस्मानी कुव्वत दिन ब दिन खत्म होती जा रही थी। अब इन्होंने अपनी खोई हुई जिस्मानी कुव्वतों को बहाल करने की ठान ली। कुदरतुल्लाह शहाब ने लिखा है कि इस मकसद के लिए लखनऊ से एक हकीम साहब तलब किए गए जो नबीना थे। उनकी उम्र 105 बरस से ऊपर बताई जाती थी। उनके साथ उनका एक बेटा भी था जिसकी उम्र 10 बरस के करीब थी। उनके आते ही गवर्नर जनरल हाउस का एक हिस्सा तिब्बी दवाखाने में तब्दील हो गया, जहाँ चीड़ों के मगज़ और बकरी के नौज़ायदा बच्चे की यखनी गुलाम मोहम्मद की खिदमत में बड़े एहतमाम में पेश की जाती। इस सारी कार्रवाई का और कोई नतीजा तो बरामद ना हुआ, अलबत्ता उनका ब्लड प्रेशर मज़ीद बढ़ गया और एक रोज़ वो अचानक बेहोश होकर कोमा में चले गए। हकीम साहब बोरिया बिस्तर संभाल कर रफू चक्कर हो गए और गवर्नर जनरल को ऑक्सीजन लगा दी गई। उसके बाद इन पर पे दर पे नई बीमारियों के हमले शुरू हो गए, कभी तेज़ बुखार, कभी निमोनिया और कभी ब्लड प्रेशर। अब उन्हें इलाज के लिए स्विट्ज़रलैंड ले जाने का फैसला हुआ। स्विट्ज़रलैंड में इलाज के बाद उनकी तबीयत कुछ संभली तो वो वतन वापस आए, मगर अब उनकी दिमागी हालत और भी पेचीदगी इख्तियार कर चुकी थी। उनकी गुफ्तगू तो पहले ही कोई समझ ना पाता था, अब वो कुव्वत फैसला से भी महरूम हो चुके थे। ऐसे में सिकंदर मिर्जा और जनरल अयूब खान ने मनसूबा
इख्तियार किया कि गवर्नर जनरल को पहले रुखसत पर आमादा किया जाए और फिर उनसे इस्तीफा तलब कर लिया जाए। चंद हफ्तों के अंदर यह मसला तय हो गया। 19 सितंबर 1955 को कैबिनेट सेक्रेटरीट ने ऐलान किया कि गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद ने 6 अक्टूबर 1955 से, जब उनकी रुखसत खत्म होगी, अपने ओहदे से मुस्तफा होने का फैसला किया है। मलिका एलिज़ाबेथ ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया था और हुकूमत पाकिस्तान की सिफारिश पर इसी तारीख से कायम मुकाम गवर्नर जनरल सिकंदर मिर्जा को गवर्नर जनरल मुकर्रर करना मंजूर कर लिया गया था। कुदरतुल्लाह शाहब लिखते हैं कि मैं रेडियो से ये पैगाम नशर करवाकर बाहर निकला तो सड़क पर मिस रोथ बोरल और उनकी माँ कार के रेडियो पर यह पैगाम सुनकर ज़ारों के तार रो रही थी। उसके बाद जनाब गुलाम मोहम्मद बेगम हुसैन मलिक की क़यामगाह नशेमन पर मुंतकिल हो गए। जो गुलाम मोहम्मद का हंगामा खेज दौर हुकूमत अपने अख्ताम को पहुंचा और अगस्त 1952 को पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद फौत हुए। इन्हीं के दौर में मुल्क में पहले कादियानी फसादात हुए और पहली बार लाहौर में 2 माह के लिए मार्शल लॉ भी लगाया गया था। उनकी वसीयत के मुताबिक उन्हें सऊदी अरब में दफनाया जाना था, लिहाजा उन्हें मानतन कराची में सुपुर्द खा कर दिया गया। कुछ अर्सा बाद वसीयत के मुताबिक उनकी लाश को कब्र से निकाल कर सऊदी अरब रवाना करने लगे तो एक डॉक्टर, फौज के कैप्टन, पुलिस एहलकार और गुलाम मोहम्मद के करीबी रिश्तेदार कब्र कुशाई के लिए कब्रिस्तान पहुंचे। जैसे ही कब्र खोदी गई और तख्ते हटाए तो कब्र के गिर्द एक सांप चक्कर लगाता दिखाई दिया। लाठी से उस सांप को मारने की कोशिश की गई मगर वो हर वार से बच गया। पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने अपनी पिस्तौल से 6 गोलियां दाग दी मगर सांप को एक भी गोली न लगी। डॉक्टर की हिदायत पर एक जहरीले स्प्रे का छिड़काव करके कब्र आर्जी तौर पर बंद कर दी गई। 2 घंटे के बाद जब कब्र दोबारा खोदी गई तो सांप इसी तेजी से कब्र में चक्कर लगा रहा था। चनाचा बाहमी सलाह मशवरे के बाद कब्र को बंद कर दिया गया और अगले दिन एक मशहूर अखबार में छोटी सी खबर शाया हुई। साबिक गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद की लाश सऊदी अरब नहीं ले जाई जा सकी और वह अब कराची ही में दफन रहेगी। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और मज़ीद इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।